अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा एफआईए एक्ट का फिफ्थ लेक्चर है और इसमें हम सेक्शन 6 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 किससे मुताल्लिक है? यह है पावर टू अमेंड द स्केड्यूल। अच्छा भाई, ये जो हर लॉ मौजूद होता है उसके एंड में एक स्केड्यूल दिया होता है, ठीक है? हर लॉ के आखिर में कुछ स्केड्यूल दिए होते हैं। उस स्केड्यूल के अंदर या उस शेड्यूल में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके शेड्यूल में है क्या। ये जिसका माइक ओपन है काइंडली अपने आप को म्यूट करें। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट नहीं होना चाहिए। ये लेकिन ये स्केड्यूल है हमारे पास। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसने कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, लाइक ये सेक्शन 120B है, 121 है, अप टू सो ऑन, ठीक है? और ये सारे के सारे ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, ताजीरात पाकिस्तान के कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है? पीपीसी के, पीपीसी 1860 इसको कहते हैं, पीपीसी 1860 इसको पाकिस्तान पीनल कोड या फिर ताजीरात पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है? इसका लिखने का यहाँ पे क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये है कि इन सारे के सारे ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? एफआईए करवाएगा, मतलब आप लोग करवाएंगे, ठीक है? और इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ और इन्होंने दिया, कुछ और कवानीन के हवाले दिए हुए हैं। ऊपर वाला तो था पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड, इसके अलावा क्या है? ये सेक्शन 25D एंड सेक्शन 29 ऑफ टेलीग्राफिक एक्ट है। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट है, यानी कि आतशगीर मादा जो है उसका कि वो आप रख सकते हैं नहीं रख सकते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। इसी तरह से फॉरेनर्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और उसके अलावा बैंकिंग कंपनीज हैं, पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस है, कस्टम्स एक्ट है। तो इसके इसके जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इन्होंने यहाँ पे एक्ट और ऑर्डिनेंस डिस्कस किए हुए हैं। जी बेटा, सारी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप परेशान ना हो, आप सिर्फ लेक्चर पे फोकस करें, आपको सारे के सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी। और कोई भी जो है वो अपना माइक ऑन ना करे फिलहाल, जब आपको कहेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए तब आपने अपने माइक ऑन करने हैं। अच्छा भाई, ये मैं आपको बता रहा था कि ये स्केड्यूल है। इसका शेड्यूल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? इसके शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इन सारे कवानीन को भी जो है वो नाफिज करवाएगी, ठीक है? तो ये सारे एक से लेके अब आप ये देख लें कि ये कितने हैं, तकरीबन 36 तक जो है वो ये एक्ट और ऑर्डिनेंस है मुख्तलिफ किस्म के। और उसके बाद कुछ एसआरओज हैं, यानी कि कुछ जो है वो ये नोटिफिकेशंस वगैरह हैं। और इसके अलावा कुछ जो है वो सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के। इनकी इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो भी आप लोगों की होगी जब आप एफआईए में हायर हो। अच्छा, अब आपको मैंने ये क्यों बताया, आपको मैंने स्केड्यूल दिखाया क्यों है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारा सेक्शन 6 ये कह रहा है पावर टू अमेंड द स्केड्यूल, कि फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अमेंड द स्केड्यूल। अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है तरमीम करना, तरमीम करना या फिर तब्दीली करना, ठीक है? इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये जो नीचे मैंने आपको स्केड्यूल दिखाया उसमें तब्दीली भी कर सकती है, कोई कानून उसमें से निकाल भी सकती है, कोई सेक्शन निकाल सकती है, कोई नया सेक्शन उसमें डाल सकती है, ठीक है? अमेंड द स्केड्यूल सो एज टू ऐड एनी एंट्री देयर टू, उसमें कोई एंट्री ऐड कर सकती है, ठीक है? और मॉडिफाई और ओमिट एनी एंट्री देयर इन, या फिर मॉडिफाई कर सकती है। मॉडिफाई का मतलब होता है तब्दील करना, उसमें कोई तब्दीली करना। और ओमिट, ओमिट का मतलब होता है निकालना, या उसमें से पहले से मौजूद है और अब उसको निकाल दे। एनी एंट्री देयर इन, उसके अंदर से, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन ने फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि वो चाहे तो नोटिफिकेशन में किसी भी किस्म की तब्दीली कर सकती है, कोई नया कानून ऐड कर सकती है कि ये कानून भी जो एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यही इंप्लीमेंट करवाएगी। पहले से कोई मौजूद एंट्री है उसको तब्दील कर सकती है, और कोई एंट्री अगर पहले से मौजूद है उसको अगर वहां से निकालना है तो निकाल भी सकती है, ठीक है? तो ये जो है सेक्शन 6 क्या है? ये पावर है फेडरल गवर्नमेंट की, जिसके तहत उसको एम्पावर किया गया कि वो चाहे तो इस स्केड्यूल को अमेंड कर सकता है, ठीक है? इस शेड्यूल के अंदर तरमीम कर सकता है, तब्दीली कर सकता है। तो ये छोटा सा सेक्शन था, ये हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद आ जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब ये है, डेलीगेट करना मतलब किसी को, डेलीगेट मतलब अता कर, अपनी पावर किसी और को दे देना, ठीक है? इसका डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? पावर किसी और को दे देना, अपनी पावर किसी और को डेलीगेट कर देना। द डायरेक्टर जनरल मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट दैट ऑल ऑफ हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट और रूल्स शैल सब्जेक्ट टू कंडीशंस if any, as may be specified in the order, be exercisable also by any member of the agency so specified, ठीक है? ऑल और एनी ऑफ द पावर, कहते हैं डायरेक्टर जनरल अगर चाहे तो ऑल अपनी सारी पावर्स, या फिर एनी या फिर उसमें से कोई भी, सारी की सारी जो पावर्स है डायरेक्टर जनरल की वो, या उसमें से कोई चंद एक पावर्स किसी और को भी दे सकता है, ठीक है?
मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि डायरेक्टर जनरल की एक पावर है कि एफआईए से रिलेटेड लोगों के जो भी मसले मसाइल होते हैं ना, तो वो आके उनकी क्या करता है, हेयरिंग करता है। ठीक है, इश्यूज जो है वो उनकी हेयरिंग करता है। यानी अगर किसी ने स्टाफ के खिलाफ कोई कंप्लेन करनी हो तो उसकी हेयरिंग कौन करता है, डायरेक्टर जनरल करता है। अब डायरेक्टर जनरल जो है वो बहुत बिजी आदमी है, तो वो कहता है कि जी मैं ये करता हूँ कि ये जो पावर है ये मैं डेलीगेट कर देता हूँ। क्या कहता है, ये जो हेयरिंग की पावर है ये मैं डेलीगेट का मतलब होता है किसी को और को अपने नीचे दे देना, अपने सबॉर्डिनेट किसी और को ये पावर दे देना। वो कहता है कि मैं ये जो पावर है मैं किसी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डीजी उसको दे देता हूँ। तो इसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि ये उसने अपनी पावर क्या की है, किसी को डेलीगेट कर दिया। अब सेक्शन 7 के तहत जो आपका एफआईए एक्ट है वो डायरेक्टर जनरल को इम्पावर कर रहा है, उसको ये पावर दे रहा है, उसको ये इख्तियार दे रहा है कि वो अपनी कोई भी पावर अगर चाहे तो नोटिफिकेशन के जरिए क्या कर सकता है, किसी और ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, अपना काम आसान करने के लिए। ऑल और एनी ऑफ द पावर अंडर दिस एक्ट और द रूल्स, चाहे वो एक्ट के तहत उसको कोई पावर मिली हुई है या रूल्स के तहत कोई पावर मिली हुई है, शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। और उसके ऊपर अगर कोई चाहे तो वो कंडीशंस भी लगा सकता है। वो ये कह सकता है कि जी आप जो है वो सिर्फ फलां किस्म के जो लोग हैं उनकी आप हेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो ये कह सकता है कि आप ग्रेड 18 BS 18 एंड बिलो इसकी जो हेयरिंग है वो आप करेंगे। ठीक है, ये यानी कि किसी एडिशनल डीजी को जो है, एडिशनल डीजी जो है ना, ये डीजी से नीचे एक ऑफिसर होता है। ठीक है, एडिशनल डीजी कहाँ पे होता है, डीजी से नीचे, यानी सबसे पहले ऊपर डीजी होता है, इसके नीचे काफी सारे एडिशनल डीजी होते हैं, इससे नीचे होते हैं डायरेक्टर्स, इसके बाद क्या होते हैं जी, इसके बाद होते हैं डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि डीजी ने अपनी कोई पावर जो है वो अपने किसी एडिशनल डीजी को या किसी डायरेक्टर को दे दी। ठीक है, तो वो चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन उसके साथ कोई कंडीशन भी लगा सकता है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर बी एक्सरसाइजेबल आल्सो बाय द मेंबर ऑफ द एजेंसी सो स्पेसिफाइड। ठीक है, और वो जो मेंबर ऑफ एजेंसी है, मेंबर का मतलब है इम्प्लॉय, यहाँ पे भी मेंबर का जिक्र होगा इसमें, उसका मतलब होगा इम्प्लॉय। तो इम्प्लॉय ऑफ द एजेंसी है, इम्प्लॉय ऑफ द एफआई है, वो इसको एक्सरसाइज कर सकता है। सिंपल लुबे लुबाब जो है वो इस सेक्शन का अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि डायरेक्टर जनरल अगर चाहे तो अपनी सारी की सारी पावर्स या उनमें से कोई एक पावर जो है वो अपने किसी ऑफिसर को दे सकता है, अपने सबॉर्डिनेट किसी ऑफिसर को दे सकता है। और वो भी वो जो ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, जिस तरह से उसको पावर दी गई है उसके मुताबिक उस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उस पावर को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है जी डेलीगेशन ऑफ पावर। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त है। इसको कहते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है, कहते हैं नो सूट, सूट का मतलब होता है केस। ठीक है, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against the federal government, any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act or the rule। कहते हैं कोई भी केस, कोई इस्तगासा, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है इस्तगासा, या कोई और लीगल प्रोसीडिंग जो है, शेल लाई, कोई भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, किसी मेंबर यानी एम्प्लॉय के अगेंस्ट, एजेंसी के, या किसी और पर्सन के अगेंस्ट जो कि इस एक्ट के अंडर अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है, वो कहता है कि इदारे का कोई इम्प्लॉय है एफआईए का, उसका उसका डीजी है, उसका डिप्टी डायरेक्टर है, उसका सब इंस्पेक्टर है, उसका असिस्टेंट है, अगर वो अपनी अपनी इस एक्ट के तहत अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है तो उसके ऊपर किसी किस्म का आप केस नहीं कर सकते, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। ठीक है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते। और अंडर दिस एक्ट और दी रूल्स, इस एक्ट के तहत भी नहीं और उसके तहत जो रूल्स बने उनके तहत भी नहीं, फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और दी रूल। लेकिन जरूरी यह है कि आपने जो भी एक्ट किया है वो इन गुड फेथ किया है इस एक्ट को नाफिज करने के लिए। अब ये इसने क्यों शामिल कर दिया, होता ये है, मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे गए हैं, वहां पे आपको पता लगा कि वो लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। मैं कहता हूं कि आप जो हैं वो आप एएसआई हैं, ठीक है, आप वहां पे गए हैं और आपने देखा कि वो बंदा क्या कर रहा है, स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। अब आपने वहां पे जाके क्या किया, वहां पे सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया और उस बंदे के ऊपर एफआईआर भी दे दी। ठीक है, अब वो बंदा जो है बड़ा तिल बिलाया, बिकॉज करोड़ों का सामान था, मिलियंस का सामान होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो आपके खिलाफ जाके एक एप्लीकेशन दे देते हैं थाने में। ठीक है, वो कहते हैं कि जी ये एएसआई साहब मेरे पास आए हैं और आके इन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं, मैंने पैसे नहीं दिए तो इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस बना, तो क्या वहां पे एफआईआर हो जाएगी? अगर ऐसा हो जाए फिर तो कोई एएसआई काम नहीं कर सकता, फिर तो कोई कांस्टेबल काम नहीं कर सकता, फिर कोई सब इंस्पेक्टर एडी काम नहीं कर सकता। तो कानून ने जो है वो आपको तहफ्फुज दिया है कि अगर आप कानून नाफिज करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इवन के अगर कोई जाके रिट भी फाइल करता है ना कोर्ट में, ठीक है ना, रिट दायर कर देते हैं या किसी कोर्ट में जाके जो है वो थाने में जाके एप्लीकेशन दे देते हैं कि जी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें,
तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो एफआईआर फौरी तौर पे दर्ज नहीं होती, ठीक है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बल्कि अगर उसने रिट फाइल किया, अगर वो थाने में जाके एप्लीकेशन दिया है, तो थाने वाले जो है ना वो एसएचओ फौरन उसको कह देगा कि जी हम आपके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं ले सकते, आप कोर्ट में जाए रिट फाइल करें, ठीक है। वो जाके कोर्ट में रिट फाइल करेगा, तो कोर्ट में जो जज होगा वो क्या करेगा, जज ये काम करेगा, वो किसी एसपी को, किसी एसएसपी को या किसी एएसपी को जो है वो कहेगा कि आप इस मामले की इंक्वायरी करें कि ये बंदा इसके खिलाफ एप्लीकेशन क्यों दे रहा है, इस ऑफिसर के खिलाफ, इस एएसआई के खिलाफ क्यों एप्लीकेशन दे रहा है। वो जो एएसपी है या एसपी है या एसएसपी है वो आपको बुला लेगा, वो आपको कहेगा कि जी आपके खिलाफ इन्होंने जो है ना वो एक एप्लीकेशन दी है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, मेरे पास आए हैं, मुझे डराया धमकाया, मुझसे पैसे मांगे हैं और मैंने जो है ना वो इनको पैसे नहीं दिए, तो इसने मेरे खिलाफ जो है वो स्मगलिंग का झूठा केस बना दिया। तो फिर आप सारे के सारे सबूत वहां पर पेश करेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि सर ये जो बंदा है ये तो स्मगलिंग कर रहा है, इसके पास ये चीजें पकड़ी गई हैं, तो इसने मुझे धमकी दी, मैंने इसके खिलाफ इसको जो है वो प्रोसिक्यूट कर दिया, ठीक है, मैंने इसके खिलाफ एफआईआर दे दी, इसका सामान अपने कब्जे में ले लिया। तो इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने इसके अगेंस्ट ये किया कि आके मेरी एक एप्लीकेशन मेरे खिलाफ या मेरे खिलाफ जो है वो रिट फाइल कर। बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, ठीक है भाई, समझ आ गई इसकी। तो इस तरह आपको जो है उन्होंने क्या किया, कानून ने तहफ्फुज दिया हुआ है, इंडेमनिटी दी हुई है। ये इंक्वायरी इस तरह की नहीं होती, नहीं 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 नहीं, ये ऐसी ऐसी इंक्वायरी नहीं होती है, ये इनिशियल प्रोब समझ लेंगे आप होती है, ये ऐसा नहीं होता कि आपको वहां पे, ये लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। देखिए लीगल प्रोसीडिंग वो होती है जिसमें आपको आपको कोर्ट में तलब कर लिया जाता है, आपके ऊपर एफआईआर दे दी जाती है और उसके बाद आपको कोर्ट में बुला लिया जाता है, ये उस तरह की नहीं होती। वो आपको जो है ना वो अपने ऑफिस में बुला लेता है, एसपी एसपी वगैरह, आपसे सिर्फ उसकी इनिशियली जो है प्रोब करता है सिर्फ, ठीक है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इसमें फर्क है, याद रखिएगा, इंक्वायरी जो है वो इनिशियल प्रोब होती है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो फिर इसके नेक्स्ट लेवल पे होती है, ठीक है। तो और लीगल प्रोसीडिंग जो है उसका मतलब तो ये होता है कि आपको कोर्ट में बुला लें और कटहरे में खड़ा कर दें सारों के सामने और आप वहां पे मुजरम बने हो, एक एफआईआर आप पे है, एक एफआईआर उस पे है, साफ बराबर है, ठीक है। तो लीगल प्रोसीडिंग में और इसमें बड़ा फर्क, उसने जस्ट आपको बुलाना है, आके थोड़ी सी उसकी डिटेल पूछनी है और उसने उसने उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस करना होता है। और 99% केसेस में पता क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन जो है उसको क्या करते हैं, वो डिसमिस कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं इसने गलत एप्लीकेशन दी है, अफसर जो है वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा था। ये भी मैं आपको बता दूं ऐसे ही होता है। इसके बाद आ जाता है पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक रूल्स जो है हमारा सेक्शन 9 है, ये हमारा सेकंड लास्ट सेक्शन है, इसके बाद जो है वो एक ही सेक्शन रह जाएगा। पावर टू मेक रूल्स क्या कहता है, द फेडरल गवर्नमेंट, अच्छा ये रूल्स क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं रूल्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको बता चुका हूं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आप डिफरेंट किस्म के एक्ट या ऑर्डिनेंस बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्ट या ऑर्डिनेंस है ये इतने डिटेल नहीं होते। अब आप ये देखें इसमें सिर्फ 10 सेक्शन है, तो बाकी की सारी डिटेल कैसे आएगी, एएसआई ने कैसे काम करना है, एसआई ने कैसे काम करना है, असिस्टेंट ने कैसे काम करना है, यूडीसी एलडीसी जो है वो क्या काम करेगा, कांस्टेबल की क्या पावर्स होंगी, एएसआई की क्या पावर्स होंगी, एडी की पावर्स क्या होंगी, ये सारी चीजें क्या इसमें लिखी हुई या नहीं लिखी। तो ये कहाँ पे मिलेंगी फिर आपको, ये मिलेंगी आपको रूल्स में, ठीक है। तो वो इसके रूल्स अलग से मौजूद है, लेकिन चूंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। तो वो रूल्स में ये सारी चीजें तफसील से लिखी होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो तफसील है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी रूल्स में। तो यहाँ पे सेक्शन 9 ये कह रहा है कि पावर टू मेक द रूल्स। अब यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन, अच्छा रूल्स, बेटा रूल्स के बाद अगर अगर कोई और चीज फर्दर अगर उसकी इलेबोरेशन चाहिए होती है ना, तो उसमें रेगुलेशंस बनती हैं। ये रूल से भी मजीद ज्यादा जो है वो डिटेल्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद रेगुलेशंस के बाद भी अगर किसी चीज की डिटेल चाहिए हो तो वो फिर एसओपीज होते हैं, उसमें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा होता है कि पहला आपने क्या क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एक्ट होता है या ऑर्डिनेंस होता है, फिर रूल्स होते हैं आपके। रूल्स के बाद जो फर्दर डिटेल, ये तफसील होती है ना रूल्स में, और जो रेगुलेशन है उसमें इंतहाई तफसील होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा तफसील चीजों की लिखी होती है। और उसके बाद फिर एसओपी है, वो तो फिर स्टेप बाय स्टेप होते हैं। वो कहता है कि द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। कहता है फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो रूल्स बना सकती है इस एक्ट को जो है वो कैरी करने के लिए, इस एक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, नाफिज करने के लिए रूल्स बना सकती है। जारी बात है रूल्स तो बनाने पड़ेंगे, क्यों, एएसआई को जो है वो आपने हायर करना है, उसकी पावर्स क्या है, क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है, जिम्मेदारियां क्या है उसकी, लाइबिलिटीज क्या है, ठीक है, ऑब्लिगेशंस क्या है उसकी। इसी तरह से आपने कांस्टेबल को हायर करना है, कांस्टेबल की क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसकी पावर्स क्या होंगी, क्या काम वो कर सकता है, क्या काम वो नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो है वो तो फिर रूल्स में या रेगुलेशंस में मिलेंगी। उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 2, ये सेक्शन 9 है, सबसेक्शन 2 है, इन पर्टिकुलर्स एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters namely।
ठीक है, कहता है इन पर्टिकुलर, खास तौर पे कहता है कि खास तौर पर विदाउट प्रेजुडिस टू दी, किसी भी जो बाकी पावर्स हैं उनको उनको मुतासिर किए बगैर, या इस एक्ट के तहत जो भी पावर्स दी गई हैं उनके खिलाफ कोई चीज नहीं आपने बनानी। लेकिन रूल्स आप कैसे कैसे बना सकते हैं, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द डायरेक्टर जनरल। अब ये देखें जी, आ गए रूल्स के ऊपर किस किस तरह के रूल्स बना सकते हैं। ए में देखें, टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस ऑफ द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल की सर्विस जो है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, मतलब कितने अरसे के लिए लगाया जाएगा, किसको आप लगा सकते हैं, पीएसपी ग्रुप का बंदा होगा या कोई भी और लगाया जा सकता है, ठीक है। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, और उसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स से मुराद कौन है, डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल डीजीज हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडीज हैं, इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी एंड देयर क्वालिफिकेशन, उनकी तालीम क्या होगी, ठीक है, और उनको किस तरह से हायर किया जाएगा, ठीक है, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। जैसे अब आप लोगों की जो है वो यहाँ पे आप लोगों को हायर करने के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है, ये सारा कुछ रूल के अंदर मेंशन है, वहीं से उठा के जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। समझ आइए अब आपको कि ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, अब आपको समझ आएगा। बी में देखें, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। कोई इंप्लॉय है, उसने कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है, तो कैसे करनी है, उसका सारा तरीकाकार इसमें लिखा होगा रूल्स में। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस विच द एजेंसी में प्रोवाइड टू प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर कोई प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या मिसाल के तौर पे प्रोविंसेस में स्पेशल ब्रांच होती है, स्पेशल ब्रांच, ठीक है, इसके अलावा वहां पे होती है पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस, जैसे पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, ठीक है, या सीटीडी है, या पंजाब में सीसीडी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। अगर इनको किसी किस्म की आपकी हेल्प की जरूरत है तो किस हद तक आप इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कहाँ लिखा होगा, ये भी रूल्स में लिखा होगा भाई। इसके बाद डी है, डी में कहता है द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर पुलिस एक्ट 1861 विच शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय द डायरेक्टर। कहता है इस आईजी की वो वाली पावर्स, आईजी की कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं, ठीक है, अंडर पुलिस एक्ट 1861 जो कि डीजी एक्सरसाइज कर सकता है आपका, ठीक है। हमने शुरू में पहले पढ़ा था ना कि डीजी जो है वो कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करेगा, आईजी की, आईजी पुलिस की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने ये बताया है कि आईजी की भी कौन कौन सी पावर्स, यहाँ स्पेसिफिकली बताएं कि आईजी की कौन कौन सी पावर ऐसी हैं जो कि यहाँ पे डायरेक्टर जनरल एक्सरसाइज करेगा। इसके बाद ई है, द मैनर इन विच रिवॉर्ड्स में बी गिवन। रिवॉर्ड्स का मतलब यह है कि अगर कोई इंप्लॉय बहुत अच्छा काम करता है और उसको आपने रिवॉर्ड देना है तो कैसे देंगे, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। ऐसे है कि जो आपका आपका जो नियर एंड डियर है, जो आपको आपकी तारीफें करता है सारा दिन, तो आप उसको उठा के रिवॉर्ड दे दे, नहीं, उसके लिए क्या है, रूल्स में क्राइटेरिया बनाया जाएगा। द मैनर इन विच रिवॉर्ड्स में बी गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी और ऑफ द पब्लिक फॉर रेंडरिंग कमेंडेबल सर्विसेज। किसी ने बहुत अच्छी सर्विस दी है, ठीक है, कोई इंप्लॉई है, उसने बहुत अच्छा काम किया, कोई मुजरम बहुत बड़ा गैंग पकड़वा दिया, या पब्लिक में से किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जान पे खेल के जो है ना उसने कोई बहुत बड़े गैंग को पकड़वाया है, कमेंडेबल सर्विस दी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हैं कि आप उसको कोई रिवॉर्ड दे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कितना रिवॉर्ड आप दे सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे का सारा भी रूल्स में लिखा जाएगा। ले जी, ये था हमारा पॉइंट ई सबसेक्शन 2, बल्कि पैराग्राफ ई भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन सी पावर्स ऐसी हैं, कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं जो कि बनाए जा सकते हैं अंडर दिस एक्ट। तो इसके बाद देखें जी, हमारे पास सिर्फ एक सेक्शन रह जाएगा जो हम मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है, और वो कौन सा है, वो रिपील है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको जो है वो ये सारे के सारे ये जो सेक्शंस हैं ये बताएंगे कि ये कौन कौन से सेक्शंस हैं, इनके नाम क्या हैं, ठीक है, जो कि आपने इंप्लीमेंट करवाने हैं। इसमें सिर्फ नाम की हद तक जो है वो आप कर सकते हैं। ये जब एक्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसके एमसीक्यूज ही करने हैं, वो आपके साथ उस दिन शेयर हो जाएंगे। और उसके बाद इसके इसके जो स्केजुअल लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप जी, आप बोल के भी पूछ सकते हैं, लिख के भी पूछ सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा है जी इन्होंने, अभी एक सवाल आया है कि डीजी को कौन अपॉइंट करता है। तो डीजी को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो उसको अप्रूव करके और उसके मुताबिक उसका नोटिफिकेशन निकाल देता है। और बच्चों इसके अलावा कोई और सवाल। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, अपॉइंट इंस्पेक्टर को किसने अपॉइंट करना है, डीजी अपॉइंट करेगा। आईजी को कौन अपॉइंट करता है, देखें जी, आईजी इसमें होता ही नहीं, इसमें डीजी होता है। आईजी होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उसको भी फेडरल गवर्नमेंट लगाती है। आप काविश, आप सवाल जो है ना वो सवाल पूछें, बोल के पूछें आप क्या कहना चाह रहे हैं। डीजी की पावर बिल्कुल इक्वल टू आईजी है, लेकिन इसको आईजी तो नहीं कह सकते ना, डीजी है ये, बोल के पूछ लें आप, कोई मसला नहीं है। ये किसी ने सवाल पूछा, नॉट फेडरल गवर्नमेंट, मुझे सवाल की समझ नहीं आई है बेटा, इस तरह नहीं। जी आप अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये था कि हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे एफआईए के जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग डीजी
इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सारे मेंबर्स होंगे एफआईए के, तो इनको फेडरल हम्म, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। बिल्कुल तो ऐसे ही मेरा है। सवाल था कि जिस तरह आपने बताया कि डीजी को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन बिल्कुल द सही। रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड सही। प्रेसिडेंट नोटिफाइज इट। सही। तो जो आपका हमारा इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर है, उसको डीजी अपॉइंट करता है या फेडरल गवर्नमेंट? लेट्स से एक क्वेश्चन आ जाता है, हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एफआईए। हम्म, ऑप्शन में फेडरल गवर्नमेंट भी दिया हुआ है, डीजी भी दिया हुआ है, हम्म, और प्रेसिडेंट भी दिया हुआ है, तो हम हम्म। इसमें किसकी तरफ जाएंगे? थैंक यू सर। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, होता ये है कि जब आप लोगों की हायरिंग से पहले एक समरी बनती है, यानी एक अप्रूवल या नोटिंग बनती है, और वो जाती है डीजी के पास। डीजी से जाती है वो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से जो है उसके बाद आपके जो वजीर होता है उसके पास जाता है, और वो इसको अप्रूव कर देता है। अब डिपेंड करता है कि उसकी पावर जो है वो किसके पास। देखिए, ये तो है तो सारे फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है ना, चाहे आपका आपका सेक्रेटरी दाखिला है या चाहे आपका वजीर दाखिला है। ठीक है, वजीर दाखिला आजकल है, मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी जो है वो सेक्रेटरी के पास पावर होती है या वजीर के पास पावर होती है। वो फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट, तो आप उसको फेडरल गवर्नमेंट ही कहें कि फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। यानी उसने आपको अप्रूवल दे दी, उसने आपको क्या किया, उसने आपको अलाउ कर दिया कि आप ऐसे करें कि हमारे बिहाफ पे अब 1394 बंदे जो हैं वो आप हायर कर लें। ठीक है, तो अब आप वो बंदे हायर कर सकते। उन्होंने क्योंकि आपको इंपावर कर दिया, आपको ये पावर इख्तियार दे, तो ये फेडरल गवर्नमेंट ही करती है। असिस्टेंट का काम ऑफिस जॉब है, क्लरिकल जॉब। असिस्टेंट है, यूडीसी है, एलडीसी है, ये सारी क्लरिकल जॉब जी। इसके अलावा कोई और सवाल? चलिए जी, मेरा ख्याल है कि ये आज के क्वेश्चन जो है वो बस यही थे। तो अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप एडमिन वाले नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे, रिस्पॉन्स कर देंगे। आप सब लोगों से अब कल ऑफ है, आप सब लोगों के जिम्मे ये काम ये है कि अब तक जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे के सारे आपने सुनने हैं। अगर सुने हुए हैं तो दोबारा अच्छा, अब कल ये होगा कि कल एक सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। जैसे आपके वो जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो और अगले पूरे हफ्ते का स्केड्यूल भी आ जाएगा कि डेली आपके कितने कितने लेक्चर्स, तो वो भी साथ साथ हम आपको शेयर कर देंगे। और नेक्स्ट वीक जो है वो उसका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो कल संडे है, कल आपने ये करना है कि ये सारे का सारा जितना भी एक्ट है इसको पढ़ना भी है, इसके लेक्चर भी सुनने हैं। और अगला जो आपका नेक्स्ट संडे आएगा उस संडे पे आपके सारे टेस्ट होंगे, ये वाला भी टेस्ट होगा, और उसके साथ में आपको एक सब्जेक्ट भी आपके जिम्मे लगाऊंगा, उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, वो भी आप जो है वो पढ़ेंगे। इसके साथ ये होगा कि आपने जो वन लाइनर जीके आप लोगों का स्टार्ट होना है, जिसमें पास पेपर्स भी होंगे और वन लाइनर जीके भी होगा, वो भी अगले वीक से स्टार्ट हो जाना है। अब आप ये देखिए, जो पहला वीक था ये आपका बहुत ईजी था। अब आगे आगे हमने आपके ऊपर मजीद बर्डन डालना है, तो आप सारे तैयार हो जाए उसके लिए। नहीं नहीं, सारा शेड्यूल नहीं करना। ठीक है, शेड्यूल के अंदर जो है ना वो तो कुछ लॉ है, तो वो सारे का सारा आप नहीं कर सकते हैं। उसमें हम आपको कुछ सिलेक्टेड चीजें करवा देंगे, सारा तो वो एडी और इंस्पेक्टर के लिए हम लोग करवाते हैं। जी जी, कोई और सवाल? ये भी किसी ने हैंड रेज किया है, वकास। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि आज वाला लेक्चर जो आपने पढ़ा है मेरे को उसमें ऐड था, तो वो शायद दोबारा मिलेगा। आपकी आपकी आवाज बीच में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, दोबारा पूछो। सर मैं कह रहा हूँ कि आज का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, आपको पिछले भी तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल, ये भी आपको मिल जाएगा। ये सुबह तक जो है वो अपलोड हो जाएगा आपकी ड्राइव। सॉरी सर, मैं असल में ज्वाइनिंग ही आज की है, असल में अच्छा, कोई मैं इशू नहीं रिसेंटली बेटा, कोई अभी इशू नहीं है। आपको सारे सुपरविजन रिकॉर्डेड करने लेक्चर्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आप बेफिक्र हो जाए। चलें जी, इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। ज्वाइनिंग की आज की इंशाल्लाह है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी मंडे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।